नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेस रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने इतिहास को जानने के स्रोतों की चर्चा की थी और इतिहास को जानने के स्रोतों में अपन ने उपनिषदों तक की चर्चा कर ली थी। उपनिषदों की चर्चा अपन ने की थी और आज अपन इतिहास को जानने में पुराण किस तरह से सहयोगी है इनकी चर्चा करेंगे। तो लेते हैं पुराण। तो देखिए, पुराण इतिहास को जानने में किस प्रकार सहयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि पुराण कितने होते हैं। तो दोस्तों, पुराण केवल 18 ही है। उपनिषदों की चर्चा की थी अपन ने पिछली क्लास में। तो उपनिषदों की संख्या अपन ने 108 और प्रमाणिक उपनिषद अपन ने केवल 12, इनकी चर्चा कर ली थी। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। और पुराणों में क्या वर्णित है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों में क्या वर्णित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारतीय राजवंशों की, प्राचीन भारतीय राजवंशों की वंशावली कहां से प्राप्त होती है? पुराणों से। अर्थात पुराणों में क्या वर्णित है? पुराणों में प्राचीन भारतीय राजवंशों की वंशावली दी गई है। इस तरह से पुराणों से इतिहास लिखा जाता है। अब अगली स्टेप में अपने पास थे जैन और बौद्ध धर्म। तो ध्यान दीजिए, जैन और दूसरा अपन ने धर्म लिया था बौद्ध। जैन धर्म का ग्रंथ नाम है भगवती सूत्र। तो देखिए, जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्थित 16 महाजनपदों की सूची कहां से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, दो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भारत में स्थित 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इस तरह से जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। और इन 16 महाजनपदों में अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि राजस्थान में भी एक महाजनपद स्थित था जिसका नाम अपन ने मत्स्य महाजनपद की बात की थी। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी अपन ने विराटनगर ली थी। आगे चल के अपन महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल में विस्तृत रूप से अपन 16 महाजनपदों का नाम, उनकी राजधानियां, इनकी चर्चा करेंगे। अब अंतिम स्टेप में अपन ने बात कही थी विदेशियों के विवरण की। तो विदेशियों के विवरण से किस तरह से इतिहास मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, लास्ट है विदेशियों के विवरण। तो देखो दोस्तों, विदेशियों के विवरण में सर्वप्रथम अपन कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों की चर्चा करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री सबसे पहले अपन लेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्वान लेंगे, यात्री लेंगे, वो लेंगे अपन फाहियान। और तीसरे की बात करेंगे, वो लेंगे, इन तीन की चर्चा करने वाले हैं।
सबसे पहले अपन बात करेंगे तो देखिए मेगास्थनीज। पहला क्वेश्चन बनता है यहां से कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में उपस्थित हुआ। पहला जवाब जिसका नाम लेंगे अपन चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कहां का था? यूनान का था। किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। इससे अगला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। यूनान का रहने वाला था। सेल्यूकस ने भेजा। और दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई? मेगास्थनीज के द्वारा की गई। यद्यपि इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है और इंडिका से मौर्य काल विशेष चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान है आपको कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के मध्य एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था और दोनों के मध्य संधि हो गई, विवाह संबंध हुआ और सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला राजदूत था जिसने इंडिका की रचना की। दूसरे नंबर का जो है वो है अपने पास फाहियान। तो देखिए अगला जो यात्री ले रहे हैं वो है फाहियान। देखिए दोस्तों फाहियान किसके दरबार में उपस्थित हुआ? फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान उपस्थित हुआ। कहां से आया? चीन से आया। और आपको पता ही है अभी चीन से क्या आ रहा है। तो देखिए फाहियान कहां से आया? चीन से आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। क्या लिखा? फोक वो की रचना की और इस फोकवोक से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है और इसी ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि भारत में अस्पृश्यता मौजूद थी। अर्थात फाहियान ने अपने ग्रंथ फोकवोकी में अनटचेबल वर्ग का उल्लेख किया है और उसको कहा जाता था चांडाल। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? फाहियान के ग्रंथ से मिलती है तथा फाहियान ने फोकवोकी में लिखा है कि जो मध्य देश था वो ब्राह्मणों का देश था और ब्राह्मण बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे, लहसुन और प्याज से परहेज करते थे। अर्थात ब्राह्मण लहसुन और प्याज नहीं खाते थे। किसने उल्लेख किया है? फाहियान ने किया है। तीसरा और अंतिम यात्री जिसकी चर्चा अपन करने वाले हैं वो है ह्वेनसांग। कौन है?
ह्वेनसांग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में उपस्थित हुआ? तो मित्रों, किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन के शासनकाल में या हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग उपस्थित हुआ। कहां से आया? चीन से आया। यह भी कहां से आया? चीन से आया। ह्वेनसांग के अन्य नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। ह्वेनसांग के अन्य नाम है यात्रियों का राजकुमार, महायान मोक्षदेव, वर्तमान शाक्य मुनि। ये ह्वेनसांग के अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं। और देखिए, ह्वेनसांग के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी। सीयूकी ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई। और इस सीयूकी में हर्ष के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी कहाँ से मिलती है? सीयूकी। किसने लिखी? ह्वेनसांग ने लिखी। कहाँ से आया? चीन से आया। क्या नाम थे? यात्रियों का राजकुमार, महायान मोक्षदेव, वर्तमान शाक्य मुनि। ये किसके नाम? ह्वेनसांग के नाम है। ह्वेनसांग का मित्र नाम था हीली, और हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी है? तो हीली, जो कि ह्वेनसांग का मित्र था, उसके द्वारा ह्वेनसांग की जीवनी लिखी गई। और विशेषकर ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो राजस्थान के भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने शिक्षा ग्रहण की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विदेशी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र रहा? ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र रहा है। तो ये थे इतिहास को जानने के स्रोत। और भी बहुत सारे विदेशी यात्री हैं जिनके बारे में अपन ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। तो यहाँ आकर आपका इतिहास को जानने के स्रोतों का समापन हुआ। धन्यवाद। फिर से निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब अपन विस्तृत रूप से इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम तो अपन बात करेंगे, देखिए, इतिहास के जनक। 3 क्वेश्चन है दोस्तों यहां से। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। और हेरोडोटस जिसने किसकी रचना की है? हिस्टोरिका की रचना की है। तो दोस्तों, इतिहास के पिता कौन हुए? हेरोडोटस हुए। क्या लिखा? हिस्टोरिका लिखी। अब एक बात और है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? तो देखिए, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहने वाले दार्शनिक का नाम था सिसरो। सिसरो के द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया। तो इतिहास के पिता कौन? हेरोडोटस। क्या लिखा? हिस्टोरिका लिखी।
किसने कहा इनको? सिसरो के द्वारा इन्हें इतिहास का पिता कहा गया। दूसरे वाली बात लेंगे, भारतीय इतिहास के पिता कौन? तो भारतीय इतिहास के पिता होंगे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया। तो भारतीय इतिहास के पिता कौन हुए? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इन्होंने क्या किया? वेदों का संकलन किया। तो वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तीसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता कौन? तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा क्या कहेंगे? घोड़े वाला बाबा कहेंगे। क्या लिखा? एनल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की रचना कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। अतः इन्हें राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इतिहास के पिता अपन ने लिया हेरोडोटस, हिस्टोरिका की रचना की। भारतीय इतिहास के पिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेदों का संकलन किया। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा? एनल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की इन्होंने रचना की। लीजिए दोस्तों, अब अपन विधिवत रूप से अपना पहला टॉपिक लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता रीट, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया ध्यान से देखें। सिंधु घाटी सभ्यता पहला अपना टॉपिक है और विशेषकर वर्तमान में ये आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और रीट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह तो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। और यह समय निर्धारण जो किया गया है वो समय निर्धारण हुआ है कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा। C14 कहेंगे। इस विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रखा गया। और इस कार्बन 14 डेटिंग विधि के जो जनक थे वो थे अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी। 1946 ईस्वी में V.F. लीवी ने कार्बन 14 डेटिंग विधि का आविष्कार किया। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा जो समय निर्धारण किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा? D.P.
अग्रवाल के द्वारा। यह विशेष ध्यान रखेंगे कि कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय किसने निर्धारित किया है? डीपी अग्रवाल ने इसका समय निर्धारित किया है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं, और भी अन्य विद्वान हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है। और सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारण करने का जो प्रयास किया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारण करने का प्रयास किया, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य समय इसका है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, और ये कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा निर्धारित किया गया है। कार्बन 14 डेटिंग विधि के जनक V.F. लीवी, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, 1946 में इन्होंने इस विधि का आविष्कार किया। भारत में इस विधि को काम में लेने वाले डीपी अग्रवाल है, और डीपी अग्रवाल के द्वारा ही कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा यह समय निर्धारित किया गया है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन कुछ सभ्यताएं हैं, इनकी भी एक बार छोटी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, विश्व की 4 सभ्यताएं जो कि प्राचीन सभ्यताओं में इनकी गिनती होती है, कौन कौन सी है? एक तो लेंगे मेसोपोटामिया, दूसरी लेंगे चीन की सभ्यता, और तीसरी सभ्यता लेंगे मिस्र की सभ्यता, और चौथी जो सभ्यता लेंगे वो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामियाई सभ्यता। सबसे प्राचीन है ये। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। अब जानते हैं कि प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होती है। जैसे कि मेसोपोटामियाई जो सभ्यता है, वर्तमान में इसका नाम आप दे सकते हैं क्या? इराक, जो कि दजला एवं फ्रात नदियों के किनारे स्थित थी। चीन की सभ्यता जानते हैं आप, हांगवो नदी, और मिस्र की सभ्यता नील नदी। और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी मूलतः सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे पनपी। तो देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामियाई सभ्यता है। तो क्वेश्चन पूछा गया यहां से कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन थी? तो दोस्तों, 3 सभ्यताओं का ध्यान रखना है आपको। मेसोपोटामियाई सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और इसी मेसोपोटामियाई सभ्यता के अंतर्गत अगर लेते हैं इसको और बांटते हैं तो इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब आगे अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कब हुई, कैसे हुई, किसने दी, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी, प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में एक विद्वान नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन के द्वारा सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी गई। दूसरा,
1856 ईस्वी में एक और विद्वान कनिघम, और इन कनिघम ने भी 1856 में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी। और ध्यान रखेंगे ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? कनिघम के द्वारा ही की गई थी। लेकिन यहां तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता की कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक, नाम था जॉन मार्शल। 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया। तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। और ध्यान रखेंगे, फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता किसने कहा? किसके द्वारा ये नाम दिया गया? तो दोस्तों, ये नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। तो यहाँ आते आते यानी 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। इसके बाद धीरे धीरे अनेक स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने लगे और एक समय ऐसा आ गया कि यह सभ्यता, इसके अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में 3 देशों में प्राप्त हुए। 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, 3 जो देश है वो 3 देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। अफगानिस्तान में केवल 2 ही ऐसे स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये 2 स्थान जो है वो है सौरतगोई और मुंडीगाग। ये 2 स्थान जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? भारत। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं। और यदि भारत में भी पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त होते हैं, तो भारत में गुजरात राज्य से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं। देखिए, 3 देशों में इसका विस्तार है। अब अपन बात करते हैं, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आकार, प्रकार, क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इसकी चर्चा करेंगे। आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम में लगभग 10-15 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो देखिए, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर में
सिंधु घाटी सभ्यता मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नदी किनारा, नदी किनारा आएगा चिनाब। दक्षिण, दक्षिण में लेंगे दाइमाबाद, और दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। नदी किनारा लेंगे परवरा। इधर लेंगे एकदम पूर्वी स्थान आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी, और नदी किनारा लेंगे इधर हिंडन। पश्चिमी स्थान जो है उसकी चर्चा करेंगे, वो लेंगे सुत का गेंडोर, बलूचिस्तान मकरान तट, और ये कहाँ है? पाकिस्तान। और इधर नदी किनारा होएगा दाश्क। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थान कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थान मांदा कहाँ है? जम्मू में है। नदी किनारा कौन सा है? चिनाब है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु आएगा दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नदी किनारा परवरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी, नदी किनारा हिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थान सुत का गेंडोर मकरान बलूचिस्तान पाकिस्तान, नदी किनारा दाश्क। तो प्रत्येक में देखिए 3 क्वेश्चन है। अब आगे की चर्चा करते हैं। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कितनी दूरी है? 1400 किलोमीटर। अर्थात मांदा और दाइमाबाद के बीच की दूरी कितनी आएगी? 1400 किलोमीटर आएगी। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। आलमगीरपुर और सुत का गेंडोर के बीच की दूरी आती है 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। यद्यपि वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आकार कैसा होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। तो यह तो हुई सिंधु घाटी सभ्यता की आउटलाइन, अर्थात कहां से कहां तक ये विस्तृत थी, कितने देशों में ये विस्तृत है। और अब अपन बात करेंगे मोटे रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का अगर वर्तमान नाम होना चाहिए तो वर्तमान नाम क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम स्थान जो है वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, लेकिन धीरे धीरे अन्य नदियों के किनारे भी सभ्यता का स्थल
प्राप्त होने लगी तो विद्वानों में एक समस्या आ गई कि आज इस सभ्यता को क्या नाम दें। तो सर्वसम्मति से सभी विद्वानों ने इस सभ्यता का वर्तमान नाम रखा है हड़प्पा सभ्यता, और यही इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है। तो आगे की क्लास में अपन इससे आगे की जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से एक बार आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट, शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।